इसे आसान भाषा में बताता हूँ दोस्तों। बोला है सुभाष चंद्र बोस ने जो दांडी मार्च है उसको इल्वा से किया है, और जब वापस लौटते हैं जब गांधी जी, तो इसे नेपोलियन के पेरिस से कंपेयर किया है, और नेपोलियन के जो पेरिस मार्च है उससे कंपेयर किया है। और जब ये रोम को, मुसोलिन के रोम मार्च जो बोला है, मुसोलिन का जो रोम मार्च है उसका कंपेयर किससे किया है? मुसोलिनी के रोम मार्च का कंपेयर किया है वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। तो दांडी मार्च में अमेरिका पत्रकार वेब मिलर गए थे, जिसने तत्कालिक पुलिस ज्यादतियों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? जो वेब मिलर थे, पुलिस ज्यादतियों का वर्णन किया है। फिर आते हैं खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार का जो उपनाम है लाल कुर्सी दल, किसके द्वारा है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमान गांधी कहते हैं। इसका किसका विरोध किया था? पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार का विरोध कर रहे जो खान अब्दुल गफ्फार का विरोध कर रहे थे, उस भीड़ पर गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। जो विरोध कर रहे थे उस पे गोली चलाने से विरोध कर दिया। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों का नेतृत्व, उस समय जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? चंद्र सिंह गढ़वाल कर रहे थे। कौन? चंद्र सिंह गढ़वाल कर रहे थे। फिर होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जो स्थान है वो सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कौन सा? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा। कौन सा? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा अध्यक्षता हुआ था। किसका अध्यक्षता हुआ था? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। जो प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा अध्यक्षता में हुआ था। इसका उद्देश्य था आंदोलन की प्रभावशीलता को कम करने हेतु। इसका जो रिजल्ट आया था, कांग्रेस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस जो है इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप यह असफल रहा। तो अंत में क्या हुआ? मजबूर होकर इरविन ने गांधी जी के समझौता किया। फिर उससे समझौता करना पड़ा जब ये शामिल नहीं हुआ तब। इसमें जो कितने 89 प्रतिनिधि थे, साथ साथ में इनके कितने 89 प्रतिनिधि थे। फिर जैसे जयकर व बी.एस. मंजू, मुस्लिम, ये जो हिंदू महासभा से थे, जयकर व बी.एस. मंजू जो हिंदू महासभा थे, और आगा खां व जिन्ना मुस्लिम महासभा से थे, और सरदार संपूर्ण सिंह सिख महासभा से थे, और केटी पाल ईसाई के थे, एवं डॉक्टर अंबेडकर जी थे। फिर आते हैं गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट। तो इसमें दोस्तों गांधी जी का प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण गांधी इरविन समझौता हुआ। तो जो गांधी जी का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, पहला गोलमेज सम्मेलन था, उसका बहिष्कार कर दिया गया, जिससे कि गांधी इरविन समझौता करना पड़ा। फिर तेज बहादुर सप्पू एवं जयकर के प्रयासों से 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दिल्ली पैक्ट या समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को समझौता में साइन हुआ, जो पारित हो गया, जिसे दिल्ली पैक्ट समझौता भी कहा जाता है। जो इरविन द्वारा स्वीकार की गई बातें हैं और गांधी जी द्वारा स्वीकार गई बातें हैं। तो इरविन द्वारा स्वीकार किया गया बातें हैं, कांग्रेस नेताओं की जो जब्त संपत्ति को वापस करेगा, महिलाओं को शराब व अफीम दुकानों के समक्ष धरने हेतु छूट होगी। वो शराब की दुकान के पास और अफीम दुकान के पास भी धरना कर सकते हैं। समुद्र तटीय लोगों को नमक बनाने की छूट होगी।
हिंसा लिप्त बंदियों को छोड़कर, मतलब जो हिंसा कर चुके थे उनको छोड़कर बाकियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई बातें थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएगा, पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों के लिए आयोग का गठन नहीं होगा। फिर उसका नोट कहा है दोस्तों, गांधी जी को कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। जब गांधी जी कराची जा रहे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। नेहरू और बोस ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की और नेहरू और बोस ने इस आंदोलन की, मतलब इस समझौते की कड़ी आलोचना की थी। इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं दोस्तों। इस समझौते ने पहली बार कांग्रेस को ब्रिटिश शासनकाल के समक्ष बराबरी का दर्जा दिया गया। इसमें कांग्रेस को ब्रिटिश शासनकाल के सामने में बराबरी का दर्जा मिला। फिर इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। फिर आते हैं शहीदी दिवस 23 मार्च 1931। कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ईस्वी लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। भगत सिंह ने भगत सिंह ने जो उसके सहयोगी क्रांति थे, कौन? राजगुरु एवं बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। जो उनका केंद्रीय असेंबली था उसमें बम फेंक दिया था। फिर लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को किसको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 किसकी अध्यक्षता में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका प्रस्ताव किया था। पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। जब पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किया तब यह अधिवेशन हुआ। नोट क्या था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जो आरोप लगा तब इन्होंने जवाब दिया कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। फिर आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में दोस्तों। तो इसका जो मुख्य बातें थी, गांधी गांधी जी एस एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय विलिंगडन व भारत के गृह सचिव सैमुअल हॉक थे। कौन कौन थे? जो भारत के वायसराय थे इस समय विलिंगडन थे और भारत के गृह सचिव थे सैमुअल हॉक थे। ये आरंभ में इरविन थे और शुरुआत में कौन थे? इरविन थे। भारत आने पर गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत पर मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। मतलब कि मैं तो खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने देश की इज्जत पर आंच नहीं आने दिया, कोई धब्बा नहीं लगने दिया, ऐसा इनका कहना था। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1932 में स्टार्ट हुआ। तो इसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। फिर आते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड। 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड।
इसका जो किसके द्वारा हुआ था, बाय रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, घोषणा किया था 16 अगस्त 1932 को। कब? 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की थी। फिर इसका प्रावधान था, इससे पहले इसके जो प्रावधान था इसमें क्या बोला है, इससे पहले मुसलमान, सिख एवं ईसाइयों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था थी। इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि जो मुसलमानों, सिखों एवं ईसाइयों के लिए पृथक, अलग से इनका सांप्रदायिक था, अलग से इनका कम्युनिस्ट मतलब इनका अलग से एक ग्रुप था। तो इस पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुस्लिम के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों के लिए भी लागू करने की घोषणा की गई। ये दलित वर्गों के लोगों के लिए भी मांग करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। फिर इसमें आते हैं दोस्तों नोट में, इस समय गांधी जी है यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने अपना प्रथम आमरण अनशन किया। गांधी जी है जेल में रहते आमरण अनशन किया था यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को। कब? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के किसके रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ था। मतलब जो इन्होंने आमरण अनशन किया, वह जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उसके जो सांप्रदायिक निर्णय थे उसके खिलाफ इन्होंने किया था। फिर आते हैं पूना पैक्ट, जिसका स्थान था वो यरवदा जेल। पूना पैक्ट जो है यरवदा जेल में हुआ। जो गांधी जी आमरण अनशन किया था, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद व पुरुषोत्तम दास टंडन जी इसके सहयोग से गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। किसके किसके बीच से? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद व पुरुषोत्तम दास टंडन के सहयोग से गांधी जी व अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी ने वर्धा से अस्पृश्यता विरोधी अभियान की शुरुआत की थी। फिर होता है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो 17 नवंबर 1932 में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में होता है। 17 नवंबर 1932 में। तो इसमें कहते हैं दोस्तों जिसके सचिव थे सैमुअल हॉक थे। जिसके सचिव कौन थे? सैमुअल हॉक ने इसे आयोजित किया था। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। इसमें भी कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। 17 नवंबर 1932 को। कब? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। 17 से 24 नवंबर से दिसंबर तक ये आयोजित हुआ। यह सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा। मतलब इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप यह असफल रहा। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम, जब यह सम्मेलन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया। मतलब यहाँ पे अब भारत सरकार का जो अधिनियम भी आ गया, जो 1935 था, इस सन में इसे अंतिम रूप दिया गया। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोल सम्मेलन में सहभागिता निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता निभाई थी, शामिल किया था, उसमें अटेंड किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है वो संबंध 1935 में हुआ था, जिसका संबंध में पंडित नेहरू ने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में हुआ था, इसके संबंध में नेहरू जी ने कहा कि वी आर प्रोवाइडेड अ कार, ऑल ब्रेक्स नो इंजन। बोल रहा है कि हम ऐसा कार देंगे जिसका कोई भी इंजन और ब्रेक नहीं है। फिर आते हैं श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जो 1932 में आया। तो इसके जो मुख्य बातें थी तीनों गोलमेज सम्मेलनों के,
परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत में भावी संविधान एवं प्रशासनिक सुधार के लिए 1932 में श्वेत पत्र जारी किया, जो 1935 के अधिनियम का आधार बना। इसमें कह रहे हैं दोस्तों, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसका जो एक रिजल्ट आया, उसके द्वारा भारत में भावी संविधान एवं प्रशासनिक सुधार में, मतलब उसके संविधान और उसके प्रशासनिक सुधार में थोड़ा सुधार इम्प्रूवमेंट किया गया 1932 में। उसी को श्वेत पत्र जारी किया गया, उसी को कहते हैं 1932 में श्वेत पत्र जारी किया गया, जो 1935 का जो अधिनियम आया, सरकार अधिनियम, भारत सरकार, उसमें वो आधार बना। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था वो 1939 में आया। कब? 1939 में हुआ। तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे, जो इसके अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। जो गांधी जी जो समर्थित थे, गांधी जी ने जिन्हें समर्थन किया था, पट्टाभी सीतारामैया को, वो पराजित कर गए। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जो पट्टाभी सीतारामैया है उसको पराजित कर दिया। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है, इन्होंने ऐसा कह दिया, जिससे कि असहयोग के कारण, मतलब महात्मा गांधी का साथ नहीं मिला, जिसके कारण बोस जी ने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस घटना को कांग्रेस संकट भी कहा जाता है। ये जो घटना हुआ, इन्होंने पद छोड़ दिया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो इस घटना को कांग्रेस संकट भी कहा गया है। फिर आते हैं मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ये मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। कब? 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हो गया। कब? तो 3 सितंबर 1939 को। कब? 3 सितंबर 1939 को वायसराय लिन लिथगो ने भारत सेना को विधानमंडल रूप में बिना अनुमति के शामिल कर लिया गया। ये कह रहे हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो जो वायसराय थे लिन लिथगो, भारतीय सेना को, किसको? भारतीय सेना को विधानमंडल में बिना अनुमति के शामिल कर लिया। फिर इसके विरोध में 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1939 को, 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब इसमें कह रहे हैं दोस्तों, जब इन्होंने विधानमंडल में सेना को मिलाया, तो फिर 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस ने पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल की त्याग पत्र दिए जाने के बाद, जब कांग्रेस जो मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर, कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए जो मुस्लिम हैं 22 दिसंबर को 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें दोस्तों प्रथम प्रारंभ किया महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1939 में किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे जी थे, जो पवनार आश्रम से, किसे? पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया था। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 दिसंबर, कब? 17 दिसंबर 1940 में, 17 दिसंबर 1940 में स्थगित कर दिया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, तो इसमें नोट दिया है, विनोबा भावे ने पंचमपल्ली से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसमें दिया है, विनोबा भावे ने पंचमपल्ली से भूदान आंदोलन को आरंभ स्टार्ट किया था।
फिर आते हैं क्रिप्स प्रस्ताव जो मार्च 30 से 1942 के बीच था। फिर आते हैं हम क्रिप्स प्रस्ताव जो 30 मार्च 1942 से स्टार्ट हुआ। तो इसका जो अन्य नाम था अगस्त प्रस्ताव। इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना जो है रंगून तक कब्जा कर चुकी थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना थी वो रंगून तक चली गई थी। तो इसकी अध्यक्षता थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त के लिए इस मिशन को भारत भेजा था। मतलब जो क्रिप्स प्रस्ताव था, जब युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार को भारतीयों से मदद चाहिए था, इसीलिए इस मिशन को भारत भेजा था। तो सिफारिश थी कि युद्ध के उपरांत भारत को पूर्ण डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई। कह रहे हैं कि ये युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जाएगा। फिर युद्ध के बाद भारत में संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। तो फिर इसकी जो रिएक्शन थे जो तो महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना की अदिनांकित चेक करके। तो इसे मतलब खारिज कर दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको खारिज कर दिया गया। उसकी जो उन्होंने एक इस्तीफा लेकर आया था। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन किया सफल होने पर भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया। जैसे ही ये क्रिप्स मिशन अंग्रेजों द्वारा जो लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इन्होंने गांधी जी ने मना कर दिया और वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो वर्ष 1942 में कब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो इसका जो अन्य नाम है अगस्त क्रांति। क्या अगस्त क्रांति। इसके जो वायसराय थे कौन थे, लिलितगो। इसका जो प्रस्ताव था वर्धा बैठक में हुआ था इसका प्रस्ताव। तो कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में कांग्रेस कार्य समिति की एक वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे सामान्यतः अगस्त्य प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। तो गांधी जी ने बम्बई के बम्बई के ग्वालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया। कहाँ से दोस्तों, ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया। तो इसमें कह रहे हैं वर्धा प्रस्ताव में कांग्रेस द्वारा अपने प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने की स्थिति में गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि जब एक वर्धा प्रस्ताव हुआ तो उसमें कांग्रेस द्वारा अपने प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने की स्थिति में, मतलब कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जो नारा है इन्होंने गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। घोषणा क्या था, 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया था। कब, 8 अगस्त 1942 को। और इसकी शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 से। तो कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो गए। इसमें जो कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो गए। गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में कैद किया गया। जो मतलब जो आगा खां पैलेस है वहां पे गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू को वहां कैद किया गया था। तो इसके नेतृत्व करता थे प्रथम आंदोलन जो नेतृत्वहीन होकर भी स्वस्फूर्त स्वचालित संचालित था। इसमें मतलब कह रहे हैं कि ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई नेतृत्व करता नहीं था और वह अपने लेवल में चल रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके जो संचालन करता थे तो जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा असफअली, राम मनोहर लोहिया आदि ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का संचालन किया। मतलब ये तीनों ने भूमिगत होकर मतलब छुप कर और लोगों के बीच रहकर इसे अच्छा से संचालन किया। तो इसका जो कांग्रेस का जो रेडियो था वो उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो का संचालन किया। उषा मेहता ने उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। कहाँ, बम्बई में।
तो इसकी गतिविधियां देखते हैं दोस्तों। यह पूर्णतः गांधी जी द्वारा आयोजित था। फिर दूसरा है, इस दौरान लोगों ने सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों को जलाया। जब यह आंदोलन हो रहा था, तब इस दौरान लोगों ने सरकारी भवनों, स्टेशनों और डाकघरों को जला दिया। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना का प्रयोग किया। इस आंदोलन को बंद करने के लिए सेना का प्रयोग किया गया। तो समानांतर सरकार, तो बोले पहली समानांतर सरकार बलिया में नेतृत्व किसने किया? चित्तू पांडे ने। जो बलिया में समानांतर सरकार बना, उसका जो नेतृत्व किसने किया? चित्तू पांडे ने किया। तो वैसे ही संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश बलिया में, वैसे बम्बई में सतारा में, बंगाल में मिदनापुर में, कहाँ पे? बंगाल में मिदनापुर में, एवं बिहार के कुछ स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। बम्बई में सतारा में और बंगाल में मिदनापुर में। तो फिर इसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे इस समय, वो मौलाना आजाद थे। कौन थे? मौलाना आजाद थे। आलोचना किया तो इसका क्या किया? साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, डॉक्टर अंबेडकर एवं सप्पू ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की एवं इसमें भाग नहीं लिया। मतलब इस आंदोलन का कितने लोगों ने आलोचना किया? तो एक तो साम्यवादी दल ने किया, फिर मुस्लिम लीग ने किया, फिर हिंदू महासभा ने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किया एवं सप्रू उनके साथ वाले, और भारत छोड़ो आंदोलन का इन सब सारे लोगों ने सहयोग नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से संबोधित करते हुए इसे जनवादी अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। क्या कहा? बर्लिन रेडियो से इन्होंने कहा, संबोधित करते हुए इसे जनवादी अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। जनवादी अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। फिर लिन लिथगो ने 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा। जो 1857 में विद्रोह हुआ, उससे भयानक गंभीर विद्रोह था ये, ऐसा उन्होंने कहा। फिर नोट है, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्रिप्स मिशन की सफलता। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्रिप्स मिशन की सफलता हुई। फिर भारतीय सीमा पर जापानी फौजों का आगमन हो गया। बढ़ती कीमतों व खाद्य आपूर्ति की कमी थी, किंतु संवैधानिक संकट नहीं थे। कहने का मतलब है, संवैधानिक संकट नहीं था, बस खाद्य आपूर्ति की संकट थी। फिर आते हैं श्री राजगोपालाचारी फार्मूला, जो अप्रैल 10, 1944 को हुआ। राजगोपालाचारी जो फार्मूला था उनका 10 अप्रैल 1944 को हुआ। इसका जो उद्देश्य था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। राजगोपालाचारी का था ये उद्देश्य, इन दोनों के बीच में समझौता करना। सुझाव था भविष्य में भारत का विभाजन इसी फॉर्मूले के तहत हुआ। फिर लॉर्ड वेवेल योजना के तहत आते हैं हम। ये जो 4 जून 1945 को हुआ, कब? 4 जून 1945। ब्रिटिश सरकार के परामर्श के पश्चात भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को यह भारतीयों के समक्ष वेवेल योजना रखी। इसमें कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के परामर्श के पश्चात, मतलब ब्रिटिश सरकार की जो परामर्श या कुछ उन्होंने बताने के बावजूद, समझाने के बावजूद, अगर कोई भी गतिरोध होता है, उसे दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने 4 जनवरी 1945 को एक अपना योजना तैयार किया, जिसमें सुझाव दिया वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का भारतीयकरण किया जाएगा। मतलब कह रहा है कि जो वायसराय का जो भी कार्यकारिणी, जो उसका परिषद है, उसका भारतीयकरण किया जाएगा, उसे ब्रिटिश ना कहकर भारत के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर कार्यकारिणी परिषद के सर्वर्ण हिंदू व मुसलमानों की संख्या बराबर कर दी गई, जिसमें कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम बराबर कर दिए गए।
युद्ध के बाद संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। युद्ध होने के बाद, जब युद्ध हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो भी संविधान होगा वो भारत की अंतर्गत होगा। फिर आते हैं शिमला सम्मेलन, जो जून 1945 में हुआ। इसके जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। कारण, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु जो शिमला सम्मेलन हुआ, वो वेवेल ने अपना जो भी विचार विमर्श परामर्श दिया था, उसमें दोबारा से उनकी सुनवाई या फिर विचार विमर्श सोचने के लिए इसे वापस में किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले जो उनके प्रमुख नेता थे, नेहरू, जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, तारा सिंह आदि। इन्होंने किन्होंने वापस शिमला सम्मेलन में भाग लिया? नेहरू जी ने, जिन्ना जी ने, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान ने और तारा सिंह ने लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का जो अध्यक्ष किया था या नेतृत्व किया था, वो अबुल कलाम आजाद ने किया था। फिर आते हैं नौसेना विद्रोह, 18 फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946। इसमें आईएनएस तलवार, आईएनएस तलवार जहाज नाम से, आईएनएस तलवार जहाज नामक से मतलब तलवार नामक जहाज से सैनिकों के विद्रोह किया। इसमें पौष्टिक भोजन न देने के कारण इसे विद्रोह कर दिया गया। अब आते हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने व तत्कालिक ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। इसमें सिंपल सा बोल रहे दोस्तों, जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री एटली थे, वो 15 फरवरी 1946 को एक भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने व तत्कालिक, मतलब वहां पर एक भारतीय संविधान सभा की स्थापना करना था और वहां पे जो भी समस्याएं थी उन पर भारतीयों का, मतलब वो की जो भी समस्याएं थी उन पर भारतीयों का क्या विचार विमर्श है, इसके लिए ये कैबिनेट मिशन लाया गया। तो इसकी जो अध्यक्षता थे स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इसके जो अध्यक्षता थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। जिसकी सदस्य थे पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत के सचिव थे पैथिक लॉरेंस। और एस सी अलेक्जेंडर थे, वो नौसेना मंत्री थे। जो एस सी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना के मंत्री थे और पैथिक लॉरेंस थे वो भारत के सचिव थे। भारत के लिए संविधान निर्माण का सुझाव मंत्रिमंडलीय शीट योजना के तहत किया गया। जो भारत के लिए जो संविधान निर्माण का सुझाव, जिसका संविधान निर्माण का सुझाव मंत्रिमंडलीय शिष्ट योजना के तहत किया गया। किस योजना के तहत? शिष्ट योजना के तहत संविधान निर्माण के लिए सुझाव दिया गया। अब सीधी कार्यवाही दिवस 1946, सीधी कार्यवाही दिवस 1946, सीधी कार्यवाही दिवस 1946। तो इसमें आते हैं अंतरिम सरकार की योजना हुआ मुस्लिम लीग का विरोध। मतलब इसमें अंतरिम सरकार की योजना, जब सरकार की योजनाएं बन रही थी उसी समय मुस्लिम लीग का विरोध किया गया। सॉरी, इसमें कहा है दोस्तों अंतिम सरकार की योजना, जो सरकार की योजना थी, जो सरकार की योजनाएं थी, उस योजना का विरोध मुस्लिम लीग ने किया। फलस्वरूप पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए इसके बाद पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए 16 अगस्त 1946 कब 16 अगस्त 1946 कब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके परिणाम स्वरूप क्या? सांप्रदायिक दंगे हुए, मतलब आपस में दंगे हुए संप्रदायों के बीच में।
फिर नोआखली जो ढाका है वो दंगों का प्रमुख केंद्र था। जो नोआखली ढाका है वो दंगों का प्रमुख केंद्र था। फिर आते हैं इटली की घोषणा, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में जिसमें हाउस ऑफ कॉमन में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके भारत छोड़कर चले जाएंगे। मतलब जो इटली की घोषणा में उसने कहा कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स एक तो जो सभा हुआ उसमें कहा कि 20 फरवरी 1947 को कहा कि एक ऐतिहासिक घोषणा किया कि जून 1948 से पहले जो भी इंडिया में उत्तरदायी होंगे उन्हें वो हस्तांतरित करके चले जाएंगे।